इस वीडियो में हम जानेंगे जॉन टेलर इफेक्ट यानी कि जॉन टेलर प्रभाव के बारे में। जॉन टेलर इफेक्ट जानने से पूर्व एक संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं हम वैज्ञानिक जॉन और टेलर का। आपके स्क्रीन में लेफ्ट में हरमन आर्थर जॉन का चित्र दिखाई दे रहा होगा। आप जर्मन मूल के अंग्रेज वैज्ञानिक थे। आपने एडवर्ड टेलर के साथ मिलकर जॉन टेलर इफेक्ट प्रतिपादित किया था। एडवर्ड टेलर हंगेरियन अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, भौतिकविद थे आप। इन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। जॉन टेलर इफेक्ट और रेनर टेलर इफेक्ट में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 1937 में जॉन और टेलर ने मिलकर एक थ्योरम दी जिसे कि जॉन टेलर थ्योरम कहा जाता है। यह थ्योरम यह बताती है कि कोऑर्डिनेटेड नंबर 6 के कुछ संकुलों में विकृति क्यों होती है। जॉन टेलर प्रभाव किसी अरेखीय आणविक प्रणाली का एक ज्यामितीय विरूपण है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि नॉन लीनियर हो, रेखीय न हो। और यह जो ज्यामितीय विरूपण है वह उसकी सिमेट्री और एनर्जी दोनों को कम करता है। इस प्रकार की विकृति आमतौर पर ऑक्टाहेड्रल संकुलों में देखी जाती है। ऑक्टाहेड्रल संकुलों में दो अक्षीय बंध जो कि हम आर्बिट्रीली z एक्स पे मानते हैं कि दो अक्षीय बंध जो बाकी इक्वेटोरियल बंध है उनकी तुलना में छोटे या बड़े हो सकते हैं। जॉन टेलर इफेक्ट टेट्राहेड्रल संकुलों में भी पाया जा सकता है। जॉन टेलर इफेक्ट कैसा होगा या नहीं होगा, यह सब कुछ जो सिस्टम है या जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर निर्भर करेगा। 1937 में जॉन और टेलर ने एक थ्योरम दी, प्रमेय दिया। उसके अनुसार जब तक कोई अणु रेखीय नहीं है तब तक इसके इलेक्ट्रॉनिक अवस्था के संबंध में स्थायित्व और समरसता एक साथ संभव नहीं है, यानी कि स्टेबिलिटी एंड डिजेनरेसी एक साथ पॉसिबल नहीं होती है। और इस कारण से डिजेनरेसी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और अणु स्थायित्व को प्राप्त करता है। और जो जो ये अणु स्थायित्व को प्राप्त करेगा त्यों तो इसकी सिमेट्री कम होने लगेगी। प्रारंभ में जब यह थ्योरम दी गई उसके बाद उसमें संशोधन किया गया। संशोधन के अनुसार डिजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अस्थायी होगा, उसकी सिमेट्री कम होगी और कम ऊर्जा की प्रणाली के लिए वह डिस्टॉर्शन यानी कि विकृति से गुजरेगा और इससे डिजेनरेसी दूर हो सकती है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कम ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स आयन अपने सामान्य आकृति से विरूपित आकृति में परिवर्तित हो जाता है। यही जॉन और टेलर का इफेक्ट है। यह आमतौर पर संक्रमण धातु के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में
देखा जाता है, लेकिन कतिपय टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में भी जॉन टेलर का इफेक्ट देखा जा सकता है। किसी दिए गए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आणविक कक्षीय आरेख बनाते समय 5d परमाणु कक्षों को 2 डीजेनरेट सेट में हम डिवाइड कर सकते हैं, और ये हम जानते हैं T2G और EG। T2G में dxz, dyz और dxy ऑर्बिटल्स होती हैं, जबकि EG में dz² और dx² माइनस y² ऑर्बिटल्स होती है। जब किसी अणु में डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट अपने निम्नतम अवस्था में होती है, तो यह डीजेनरेसी को दूर करने के लिए डिस्टॉर्ट यानी कि विकृत हो जाएगा और एक कम ऊर्जा की प्रणाली का निर्माण करता है। अर्थात अपनी डीजेनरेसी को कम करने के लिए यह अपने मूल आकृति से हट जाएगा और एक स्थायी आकृति का निर्माण करेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में Z अक्ष के लिगेंड या तो दूरी पे जा सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, या ये नजदीक आ सकते हैं, ये भी चित्र में दिखाई दे रहा है। जब कोई ऑक्टाहेड्रल संकुल दीर्घकरण का प्रदर्शन करता है, अर्थात उसके जो Z एक्सिस वाला जो बॉन्ड है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो अक्षीय बंध इक्वेटोरियल बंधों की तुलना में लंबे हो जाते हैं, और जबकि संपीड़न में इसका उल्टा होता है कि इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है वो एक्सियल बॉन्ड से ज्यादा लंबे होते हैं। दीर्घकरण और संपीड़न प्रभाव धातु और लिगेंड ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैप की मात्रा से निर्धारित होते हैं, यानी कि केंद्रीय धातु आयन और जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कितना ओवरलैप करते हैं, यह तय करता है कि जो Z एक्सिस वाले लिगेंड है, जो एक्सियल लिगेंड्स है, वो उनका दीर्घकरण होगा या उनका संपीड़न होगा। इस प्रकार यह विकृति धातु और लिगेंड के प्रकार पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर धातु लिगेंड ऑर्बिटल इंटरेक्शन जितना मजबूत होता है, जॉन टेलर इफेक्ट के पाए जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। तो यह कहा जा सकता है कि धातु और लिगेंड के बीच का आकर्षण इंटरेक्शन जितना अधिक होगा, जितना प्रबल होगा, उतना ही जॉन टेलर इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं दीर्घकरण की कि दीर्घकरण क्या है। दीर्घकरण जॉन टेलर विकृतियां तब होती है जब d ऑर्बिटल्स के Z घटक के स्थायीकरण से समभ्रंशता टूट जाती है, यानी कि डीजेनरेसी हट जाती है, जबकि बिना Z घटक वाली ऑर्बिटल्स अस्थायी हो जाती है, जैसा कि आगे चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि चित्र में जो लेफ्ट की तरफ है वो सामान्य ऑक्टाहेड्रल की d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग दर्शाई गई है। लेफ्ट में आप देख पाएंगे कि जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो T2G और EG दो सेट में विभाजित हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। T2G में 3 कक्षक हैं, dxy, dxz, dyz, जबकि EG में 2 कक्षक हैं, dx² माइनस y² और dz²। जब अगले चित्र में आप देख पाएंगे अपने राइट हैंड साइड में कि जब Z अक्ष की तरफ जो लिगेंड है उसकी दूरी बढ़ जाती है, वह और आगे सरक जाते हैं, तो इनका जो केंद्रीय धातु आयन है उससे रिपल्शन कम हो जाता है और ये स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो आप अपने चित्र में देख पाएंगे कि जो T2G की 3 ऑर्बिटल्स थे और जिनमें जिन 2 ऑर्बिटल्स dxz और dyz
जिनमें Z का अंश था उनकी ऊर्जा तुलनात्मक रूप से कम हो गई है। इसी तरह से Eg में जो दो कक्षक हैं dx² - y² और dz², चूंकि dz² सीधे z एक्सिस से संबंधित है तो उसकी ऊर्जा भी कम हो गई है और dx² - y² की ऊर्जा बढ़ गई है। यह जो अभी हमने देखा dxy और dx² - y² ऑर्बिटल्स के लिगेंड ऑर्बिटल के साथ अधिक ओवरलैप के कारण होता है और इसके परिणाम स्वरूप ऑर्बिटल्स की ऊर्जा अधिक हो जाती है। चूंकि dx² - y² ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए यह दीर्घकरण के बाद ऊर्जा में राइज करेगी, यानी कि इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जो dxy ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डिंग है और इंटरेक्शन के कारण अनस्टेबल यानी कि अस्थायी भी है। जॉन टेलर दीर्घकरण कॉपर सेकंड के अष्टफल के यौगिकों को अच्छी तरह से समझा सकता है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण कॉपर सेकंड फ्लोराइड है, जो पास के चित्र में आपकी स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। कॉपर सेकंड फ्लोराइड में आप देख पाएंगे कि जो एक्सियल बॉन्ड है उनकी लंबाई ज्यादा हो गई है, अतः यह दीर्घकरण जॉन टेलर प्रभाव का एक अच्छा उदाहरण है। चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि दो जो एक्सियल बॉन्ड है, अक्षीय बंध है, वो दीर्घित हैं और जो चार छोटे इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो एक दूसरे से तो आपस में लंबाई में समान है, लेकिन एक्सियल बॉन्ड से छोटे हैं। जॉन टेलर थ्योरम के अनुसार ऑर्बिटल डिजेनरेसी को डिस्टॉर्शन के द्वारा समाप्त करके अणु और अधिक स्थायी हो सकता है। अब बात करते हैं संपीड़न की। अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से z एक्सिस में दीर्घकरण होता है कि उसके लिगेंड अपनी सामान्य स्थिति से दूर चले जाते हैं, जबकि संपीड़न में जो z एक्सिस के जो लिगेंड है वो अपनी सामान्य स्थिति से नजदीक आ जाते हैं। संपीड़न जॉन टेलर विकृतियां तब होती है जब z घटक के बिना वाली d ऑर्बिटल्स जिसमें कि z घटक नहीं हो, तो कौन सी हो गई? एक तो dx² - y² और दूसरी dxy। तो जब z घटक के बिना वाली d ऑर्बिटल्स के स्थायीकरण द्वारा डिजेनरेसी समाप्त होती हो, जबकि जो z घटक वाले हैं यानी कि dz², dxz और dyz, ये ऑर्बिटल्स अस्थायी हो जाएगी, जैसा कि आगे चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि जिनमें z का अंश नहीं है वह तो अस्थायी हो रहे हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा बढ़ रही है, और जो बिना z वाले कक्षक हैं, जो T2g में dxy जिसमें कि z का कोई अंश नहीं है, तो यह स्थायित्व के लिए कम एनर्जी का हो गया। और Eg में dx² - y², इसमें भी z का कोई अंश नहीं है, तो यह भी कम ऊर्जा के द्वारा स्थायी हो रहा है। और dz², dxz और dyz इनकी ऊर्जा बढ़ गई है, यह अस्थायित्व की ओर जा रहा है, इससे डिजेनरेसी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। संक्रमण धातुओं में जॉन टेलर प्रभाव होने के लिए या तो T2g में या फिर Eg ऑर्बिटल्स में डिजेनरेसी होनी चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि जॉन टेलर इफेक्ट के लिए पहली शर्त यह है कि T2g ऑर्बिटल्स या फिर Eg ऑर्बिटल्स में डिजेनरेसी समभ्रंशता होनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल संकुलों की इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएं डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और
विपाटन ऊर्जा पर निर्भर करती है। अब उनमें जो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी और विपाटन की ऊर्जा का मान कितना है। जब विपाटन ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के लिए आवश्यक युग्मन ऊर्जा से अधिक होती है तो Eg में इलेक्ट्रॉनों के जाने से पहले T2G में इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, अर्थात जहां डेल्टा का मान P से कम हो तो T2G में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। दूसरी ओर जब डेल्टा का मान युग्मन ऊर्जा से कम हो यानी कि P से कम हो तो T2G में युग्मन करने से पहले इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा। और किसी अष्टफलकीय संकुल के लिए डेल्टा का मान लिगेंड की प्रकृति, धातु आयन की प्रकृति और उस पर आवेश कितना है इस बात पर निर्भर करता है। किसी संकुल में यदि हम डी इलेक्ट्रॉनों की गणना करें और यह जो संख्या आती है उसके लिए जो डेल्टा का मान निकाला गया है उससे अगर अलग आता है तो अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ कॉन्फ़िगरेशन को लो स्पिन कहा जाएगा और अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कहा जाएगा। बड़े और छोटे डेल्टा के जो मान है, कम और ज्यादा जो डेल्टा के मान है वह यहाँ चित्र में अलग अलग डी सिस्टम के लिए दर्शाए गए हैं। D1, D2 यह बता रहे हैं कि केंद्रीय धातु आयन के डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस चित्र से यह स्पष्ट है कि D1 यानी कि डी ऑर्बिटल में जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एक ही संरचना हो सकती है। इसी तरह से D2 में भी एक ही संरचना हो सकती है, D3 में भी एक ही संरचना हो सकती है। लेकिन D4 में दो संरचनाएं संभव है, D5 में दो संरचनाएं संभव है, D6 में एक ही संरचना संभव है। इस प्रकार से अलग अलग संरचना से हम देख सकते हैं कि किस तरह कौन सी संरचना जॉन टेलर विकृति की संभावना को जन्म देती है। जब डेल्टा का मान यानी कि विपाटन की ऊर्जा का मान अधिक हो तो अभी जो हमने चित्र देखा था उसमें जहां CFSE का मान ज्यादा है उसमें D4, D5, D6 और D7 के लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन को भी हमने सम्मिलित किया गया था। वह चित्र अधिक CFSE के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दर्शा रहा है। लाल रंग से जो उसमें दर्शाए गए हम चित्र को एक बार फिर देखते हैं कि इस चित्र में जो लाल रंग से दर्शाए गए हैं D3, लो स्पिन का D6, D8 और D10, इन चारों को हमने लाल रंग से दर्शाया है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये जॉन टेलर की विकृति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि D1, D2, लो स्पिन D4, लो स्पिन D5, लो स्पिन D7 और लो स्पिन D9 जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का प्रदर्शन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विभिन्न प्रकार के संक्रमण धातुओं के अनुरूप है। इसके जो कुछ उदाहरण है क्रोमियम थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन और निकल सेकंड आयन। अब बात करते हैं जबकि CFSE यानी कि डेल्टा का मान कम हो। यह चित्र में इसके जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ऑर्बिटल से दिखाए गए जबकि CFSE का मान कम होता है। लाल रंग से जो हाईलाइट किए गए हैं वे कक्षक कौन कौन से हैं? D3,
D5, D8 और D10, D3, D5, D8 और D10। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये जॉन टेलर विकृतियों को प्रदर्शित नहीं करता है। सामान्य तौर पर EG की डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन अवस्था ही जॉन टेलर प्रभाव दर्शाती है और यह मुख्य रूप से इन उच्च ऊर्जा के कक्षों के भरे जाने के कारण होता है। क्योंकि कोई भी सिस्टम कम ऊर्जा कॉन्फ़िगरेशन के साथ अधिक स्थायी होता है, इसलिए EG के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी डीजेनरेसी हटती है, सिमेट्री कम हो जाती है और कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब यह जानने के लिए कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा या ना होगा, इसके लिए हम पहले ये जान लें कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल T2G ऑर्बिटल्स कौन सी है। पहले बात करते हैं T2G ऑर्बिटल्स की। जो सिमेट्रिकल T2G ऑर्बिटल्स हैं वह है T2G0, यानी कि T2G में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो, T2G में 3 कक्षक हैं, तीनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, या फिर T2G6 यानी कि T2G के तीनों कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे चले जाएं। और T2G को अनसिमेट्रिकल कब कहेंगे? जब T2G में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन हो। इसी प्रकार से EG ऑर्बिटल्स को भी हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के हिस्सों में बांट सकते हैं। सिमेट्रिकल EG ऑर्बिटल्स वो होंगी जब EG में या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो या EG में पूरे 4 इलेक्ट्रॉन भरे हों। अनसिमेट्रिकल EG ऑर्बिटल्स जो है वो है EG1 और EG3, यानी कि EG में 1 इलेक्ट्रॉन हो या EG में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसी अवस्था जब EG में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो सिमेट्रिकल तब होंगे जबकि dx² - y² और dz² दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन जाए, और अनसिमेट्रिकल वे तब होंगे जब या तो दोनों इलेक्ट्रॉन dz² में चले जाएं या दोनों इलेक्ट्रॉन dx² - y² में चले जाएं। यदि हमें यह ज्ञात हो जाता है कि T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स में कौन कब सिमेट्रिकल होता है और कौन कब अनसिमेट्रिकल होता है, तो हम जॉन टेलर प्रभाव को आसानी से याद कर सकते हैं। तो विकृति के लिए जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, वो इस प्रकार से हैं कि जब T2G और EG दोनों ही तरह के ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल है तो कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। जब अकेला T2G अनसिमेट्रिकल है तो स्लाइड डिस्टॉर्शन होगा, यानी कि विकृति होगी तो सही लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगी। और जब EG अनसिमेट्रिकल है तो एक प्रबल विकृति यानी कि स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि T2G और EG के सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होने से किस प्रकार से डिस्टॉर्शन होगा या नहीं होगा यह पता कर सकते हैं। साथ में यह भी पता कर सकते हैं कि होने वाला डिस्टॉर्शन स्लाइट होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जॉन टेलर इफेक्ट क्या है, जॉन टेलर विकृति कैसे होती है, कौन सी T2G ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकल है, कौन सी T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल है। इसी प्रकार से EG ऑर्बिटल्स भी कौन सी सिमेट्रिकल है और कौन सी अनसिमेट्रिकल है, और T2G और EG के सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होने से किस प्रकार हम डिस्टॉर्शन और उसकी मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।